Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. Today I'm going to give FAQs of computer part 4. So, dear, let's start. Your first question is the term computer is derived from Latin. Your second question, who is the inventor of difference machine? दैट इज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को आपने पहले भी सुना है और बहुत से कन्फ्यूज़न आए थे इससे पहले वीडियोस जो मैंने डाले हैं उसके बाद, इसलिए मैं यहाँ पर उस कन्फ्यूज़न को भी क्लियर करना चाहूँगी। पहले तो आप ये सुन ही लो कि ये डिफरेंस मशीन या डिफरेंस इंजन जो है इसको भी इंट्रोड्यूस चार्ल्स बेबेज ने किया, और चार्ल्स बेबेज जी जो हैं वो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले भी दिया है, लेकिन जो डाउट्स थे उसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ डाला है। अब देखो आप, तो सिंपली चार्ल्स बेबेज ने ये जो है डिज़ाइन किया था डिफरेंस मशीन। इनका काम क्या था तो वो एक बार मैंने यहाँ ब्रैकेट में दिया है। फर्स्ट क्रिएटेड चार्ल्स बेबेज इज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी चार्ल्स बेबेज ने जो ये डिफरेंस मशीन इंट्रोड्यूस की थी ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था, और ये सिंपली इन्होंने डिज़ाइन किया था टू टेबुलेट पॉलिनॉमिनल्स फंक्शन। और जो कन्फ्यूज़न की बात मैं कर रही हूँ वो क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5 का कन्फ्यूज़न है, और मैं इसको यहाँ से एक जो है बॉक्स में डाल रही हूँ। और आप देखो, जो कन्फ्यूज़न है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ही कंसीडर किए जाते हैं। ओके, एलन ट्यूरिंग को कई जगह कुछ लोगों ने पूछा कि वो भी कई जगह दिए जा रहे हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। सो डियर, क्लियर यहाँ ये करो आप कि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है, एलन ट्यूरिंग जो है मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कंसीडर किए जाते हैं, यानी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो ये आप एक कन्फ्यूज़न आपने क्लियर किया कि चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर साइंस के फादर कंसीडर किए जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। एलन ट्यूरिंग जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कंसीडर किए जाते हैं। और उन्हीं के साथ एक और कन्फ्यूज़न है अबाउट एडवर्ड रॉबर्ट के बारे में। सो डियर, एडवर्ड एडवर्ड रॉबर्ट जो है वो एक्चुअली फादर ऑफ पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है। ओके, दिस इज अंडरलाइन मैंने कर दिया। तो ये कन्फ्यूज़न आप क्लियर करो, इसीलिए इवन मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया था आपने इसे पहले वाले वीडियो में, फिर भी मैंने इसे पुट किया कि आप इसे एक जगह रखो। होपफुली आपने ये कन्फ्यूज़न क्लियर किया होगा, और आप भी चेक करो। मैं भी डेटाज को चेक करके ही आपको देती हूँ। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार चेक करो। Who was Alan Turing? Alan Turing is considered by many to be father of modern computer. यही कंफ्यूजन है, लेकिन एलन ट्यूरिंग जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कंसीडर किए गए हैं। जो उनके इन्वेंशन से उसके बिहाफ पे उन्होंने क्या किया था तो आप एक बार देख लो, यहाँ भी मैंने डाल दिया ब्रैकेट में। He formed the concept of algorithm and computations with one of his inventions, the ट्यूरिंग मशीन। ये ट्यूरिंग मशीन उन्होंने इन्वेंट किया था, और इसके साथ ही वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कंसीडर किए गए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर? तो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज एडवर्ड रॉबर्ट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू कंटेंट। सीपीयू आपने बहुत बार बहुत से फॉर्म में मैंने ये क्वेश्चन आपको दिए हैं, बस इसमें 2 यूनिट होते हैं, स्पेशली कई सारे सब यूनिट होते हैं। जो दो ब्रॉडली इसको बताया गया है, दैट इज सीयू कंट्रोल यूनिट, एंड सेकेंड इज एएलयू, दैट इज एन अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस? एक्चुअली मैंने इसको मल्टीपल चॉइस से हटाकर सिंपली आपके लिए एक फॉर्मेट में दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे याद करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कौन सी चीज़ है, तो ऑब्वियस है वो सिंपली एक यूज़र इंटरफेस कहलाता है, जो कि इंटरेक्शन आपको करता है, यानी कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो कहलाता है यूज़र इंटरफेस। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्ड यूजिंग, दैट इज मशीन लैंग्वेज। बहुत सी लैंग्वेज होती है, लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और इसके अलावा आपने बहुत सारे पढ़ लिए हैं। तो सिंपली जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम हुआ था वो कौन से लैंग्वेज को इस्तेमाल करके हुआ था, तो मशीन लैंग्वेज। बहुत सी लैंग्वेज हैं।
मशीन लैंग्वेज के तहत। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज DAS is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between कंप्यूटर डिवाइस। वो कौन सी चीज़ है जो कि एक्चुअली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन के साथ आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने की इजाज़त देती है? तो वो है नेटवर्क। सोडिया, यहाँ मैं फिर से क्लियर करूँ, वैसे तो कंप्यूटर पे जब आप काम कर रहे हो तो वो डेफिनेटली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन पर ही काम कर रहा है। तो आंसर नेटवर्क क्यों दिया? तो आंसर नेटवर्क देने का रीज़न बस यहाँ से है, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल तो हम करेंगे ही जब कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो, लेकिन जब हम इनका इस्तेमाल करके किसी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो वो नेटवर्किंग है। ठीक है। Your next question is coded entries which are used to gain access to computer system are that is password। यानी कुछ ऐसी कोडेड एंट्रीज जब हम डालते हैं ताकि वो आप कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकें, और वो दैट मीन किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए आप के पास पासवर्ड है, तो पासवर्ड के थ्रू ही आप एक कोड जो है कंप्यूटर को देते हो और उसको कंप्यूटर रीड करता है और फिर आपको वो साइट जैसे आपका मेल है, आपके बैंकिंग अकाउंट है। बैंकिंग अकाउंट तो बहुत हाईली सिक्योर्ड पासवर्ड होते हैं। सिक्योर्ड इन द सेंस मैं बोल रही हूँ कि जैसे वो इजाज़त नहीं देता कि आप एक ही टाइम में एक ही बार में 2 बार अगर आप कोई मिस्टेक कर चुके हो पासवर्ड में तो थर्ड टाइम अगर डालते हो तो वो लॉक हो जाता है। ठीक है, वो खुलता है पर उसके प्रोसेस होते हैं, ऐसे ही आप तुरंत नहीं उसे ओपन कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें होती है। वैसे ये वेरी करता है, अलग-अलग बैंक में इसके कुछ अलग-अलग रूल्स भी हैं। ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है उनके सॉफ्टवेयर पर। Your next question is you can organize file by storing them in folders। फोल्डर्स तो आपने बहुत छोटे स्टैंडर्ड से बनाया है। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शायद 3 और 4 स्टैंडर्ड से आप बना रहे हो फोल्डर। तो फोल्डर जो है आपकी अलग अलग फाइल को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। Your next question is what types of resources is most likely to be a shared common resources in a computer network? दैट इज प्रिंटर। मैंने कहा मोस्ट, ठीक है, बहुत सी चीज़ ऐसी हो सकती है, बट आप एक बार क्वेश्चन फिर से समझो, वो कौन सा रिसोर्स है, वो सबसे ज़्यादा शेयर किया जाने वाला रिसोर्स है, कॉमन शेयर किया जाने वाला रिसोर्स है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो सिंपली वो प्रिंटर, और वो कैसे मैं बता दूँ, बड़े बड़े ऑफिस में या कोई भी ऐसे बड़े ऑफिस भी अगर हैं तो वहाँ पर जनरली 1 या 2 प्रिंटर होते हैं, और अगर 10 या 15 कंप्यूटर हैं तो वो सारे के सारे अपने प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट को उसी से कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर प्रिंटर ही एक ऐसा रिसोर्स है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली शेयर किए जाने वाला रिसोर्स है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि और रिसोर्स हम शेयर नहीं करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज लाइट पेन? तो ये सिंपली, अगर इसको मैं 1 मार्क्स के लिए दे रही हूँ, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है ये, या मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया ये है क्या। तो इट अलाउ द यूजर टू पॉइंट to displayed objects or draw on the screen in a similar, sorry dear, in a similar way to touch screen but with greater पोजिशनल एक्यूरेसी। यानी लाइट पेन जो है कुछ वैसी चीज़ है जो कि स्क्रीन पे कोई चीज़ दिख रही है उसको दिखाने के लिए कुछ पॉइंटिंग जो है डिवाइस के जैसा आप इसको यूज़ करते हो, और बहुत ही पोजिशनल एक्यूरेसी इसमें होती है जब इसका इस्तेमाल आप करते हो। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिवैक? इट्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपने पढ़ा है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज CD-ROM स्टैंड्स फॉर, CD-ROM क्या है? तो सिंपली कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम फॉर रीड ओनली मेमोरी। बहुत बार आप इसे आपको ये बता चुकी हूँ, और अभी भी मैंने फिर से ये डाल दिया है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन नोटिस किया है मैंने स्टूडेंट्स में। कंप्यूटर्स कैन रीड बट नॉट राइट टू और इरेज। दैट मीन CD-ROM जो है वो है तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, और इसमें जो है कंप्यूटर्स वो रीड कर सकता है, इसमें ना तो वो इसमें ना तो आप राइट कर सकते हो और ना ही
इसे इरेज कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। ये है क्या? तो सिंपली ए रीड ओनली मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। हालांकि यहाँ रोम की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ऐड कर दिया सो दैट कि रैम और रोम में जो कन्फ्यूज़न होता है कि कौन वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल अगर ज़्यादा जानना हो तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप एक बार उसे चेक कर लो। नेक्स्ट इज VGA। क्या है ये, या VGA स्टैंड्स फॉर सिंपली, तो VGA है क्या? वीडियो ग्राफिक एरे। ये एक्चुअली जो एरी है ये ग्राफिक्स स्टैंडर्ड फॉर वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर्स। जो वीडियोस डिस्प्लेज होते हैं वो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड with the IBM PC2 line of computer in 1987। तो ये VGA जो है ये वीडियो ग्राफिक्स एरे है। इसको वीडियोस जो बनते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट भी है ये, जो उसके डिस्प्ले को कंट्रोल करता है। और साथ साथ इसको बनाने वाले मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा कि IBM ने इसे बनाया था और ये उन्होंने 1987 में बनाया था। Your next question is IBM 1401 is ये सिंपली सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। मैंने इससे पहले दिया है एग्जाम्पल में ये, इससे पहले वाले वीडियो में। Your next question is MSI stands for medium scale integrated circuit। Your next question is capacity of 3.5-inch floppy disk is। फ्लॉपी डिस्क मुझे लगता है करंट जो बच्चे हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बट हाँ आपके पेरेंट्स ने इस्तेमाल किया होगा। हमने भी थोड़े टाइम इस्तेमाल किया था ड्यूरिंग स्कूल। जो हमारा पीरियड होता है स्कूल टाइम में हमने इस्तेमाल किया था। उसके बाद तो ऑब्वियस है फिर हम CD ही इस्तेमाल करने लगे। तो इसकी जो ये होती कैपेसिटी भी कम होती थी, 1.44 MB होती थी। और अब तो मुझे नहीं लगता यूज़ में कहीं दिखता भी है, पर हाँ इसके लिए जानना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। और ये जो है फ्लॉपी डिस्क आर रीड एंड रिटन बाय द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये अलग से फुल फॉर्म में नहीं देकर मैं यहीं दे रही हूँ। FDD क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये होना ज़रूरी है। जैसे होता है ना PDF कन्वर्टर और PDF रीडर, तो कोई भी PDF फाइल है तो वो आप उसमें पढ़ते हो, वैसे ही जो फ्लॉपी डिस्क है उसके लिए भी एक डिस्क ड्राइव होता है, वहीं पे वो रीड किया जा सकता है। MICR stands for Magnetic Ink Character Reader। Your next question is SBCDIC stands for, that is Standard Binary Coded Decimal Interchange Code। Your next question is which of the फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑब्वियसली दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो मैंने आपको ऊपर दिया है। कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो कन्वर्ट करके दिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। वैसे आप भी जब पढ़ रहे हो इसे तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन को भी एटलीस्ट 3 टाइम्स उसे आप उलट पलट कर थोड़ा रीड करो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। मैं इसके बारे में बताऊं, अगर आपने कैड किया है तो ऑब्वियस है आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या कर चुके हो तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अपने जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं वो इस डिज़ाइनिंग के थ्रू करते हैं और फिर उसको मतलब सॉफ्ट कॉपी के तौर पे वो इसे करते हैं, डिजिटल फॉर्म में करते हैं अपने कंप्यूटर अपने PC पे, और फिर उसका वो जो है बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उन डिज़ाइंस को फिर हार्ड फॉर्म में जो है वो डिज़ाइन करवाती हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हैकर्स और क्रैकर्स एक साथ ही मैं ले रही हूँ। हैकर्स और क्रैकर्स में बहुत कन्फ्यूज़न है, दोनों है क्या? सी डियर, हैकर्स और क्रैकर्स दोनों ने स्टडी की है सॉफ्टवेयर की, दोनों जानते हैं कि कैसे चीज़ों को उलट फेर करना है, लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है जो मैं यहाँ बता रही हूँ। हैकर्स कौन होते हैं? सिंपली जैसे मैंने अभी बोला, हैकर्स और क्रैकर्स दोनों के पास सॉफ्टवेयर की जानकारी होती है, दोनों को पासवर्ड पता ना हो तब भी चीज़ों को निकालने के वो
टर्म्स जो हैं वो पता होते हैं, तभी तो बहुत बार कई बार जो ऐसे जो हमारे बड़े सीबीआई ब्रांचेस वगैरह होते हैं तो उनके पास हैकर्स होते हैं। अब हैकर्स और क्रैकर्स में जैसे मैंने बोला माइनर सा डिफरेंस है। तो हैकर्स जो है ना आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहा होता है और क्रैकर्स जो होता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा होता है। तो दोनों को आप देखो यहाँ पे मैंने दिया है ब्रेक्स इनटू द अदर पीपल्स कंप्यूटर, वो दूसरे के कंप्यूटर को, दैट मीन वो कंप्यूटर के बारे वो उसका नहीं है, किसी के भी कंप्यूटर को जो है मे डिफाइन अ हैकर एज, वो उनको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि समवन हु आइडेंटिफाइज द फ्लॉज, sorry dear, identifies the flaws in the security system and work to improve them। यानी हैकर्स भी वही करते हैं जो क्रैकर्स कर रहे होते हैं, अगर वर्क वाइज काम दोनों का एक होता है, दोनों के पास पासवर्ड नहीं होता, दोनों नहीं जानते, बस दोनों ने उस टेक्निक पे पढ़ाई की होती है। जैसे मैं थोड़ा और क्लियर करूं, जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर्स होते हैं ना अलग अलग स्ट्रीम के होते हैं ना, कि भाई ये ईएनटी हैं, ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ये जो है न्यूरो सर्जन है, तो वो अलग अलग स्पेशल फील्ड होते हैं ना। तो हैकर्स और क्रैकर्स दोनों का फील्ड एक ही होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर रीड करने का, लेकिन क्रैकर्स जो होते हैं वो एक्चुअली शैतान होते हैं, और जो हैकर्स होते हैं वो आपके फ़ायदे के लिए, भले वो आपके पासवर्ड को तोड़ते हैं लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहे होते हैं, तो इनको हायर भी किया जाता है ऑफिशियली। लेकिन जो क्रैकर होते हैं वो कुछ वैसे समझो जो ज़बरदस्ती आपके यहाँ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए घुस रहा हो, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाला है नॉट डैमेज इंटेंशनली। हालांकि अगर ये हैकर और क्रैकर दोनों पासवर्ड को ही न जानते हुए भी वो उस पासवर्ड को लेते हैं, उसके जो टेक्निक्स हैं उसको फॉलो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया ना कि इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कुकीज़ के बारे में, कि कुकीज़ अगर आपके कंप्यूटर में ऑन है तो जो स्पेशली जो बैंक के डिटेलिंग वाला पार्ट है या वो साइट है वो ओपन ही नहीं होगा आपके बैंक आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में, क्योंकि वो कुकीज़ जो है वो सारे इन्फॉर्मेशन को रखता है। वैसे कंप्यूटर में जो हिस्ट्री है वो भी इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन कुकीज़ जो है वो पूरी इंटरनल कंप्यूटर की हिस्ट्री तो केवल वो डिटेलिंग रखता है कि किस साइट पे आप विजिट करते हो, लेकिन कुकीज़ जो रहता है रखता है, अगर आप डिटेलिंग डिलीट भी कर देते हो ना कि आप किस किस साइट पे विजिट किए हो, तो वो सारी जानकारी वो रखता है। इसीलिए इनफैक्ट आपके पासवर्ड और बाकी चीज़ की भी, इसीलिए जब भी कुकीज़ ऑन होगा आपके कंप्यूटर में और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो वो सॉफ्टवेयर आई मीन सॉरी वो एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पे ओपन ही नहीं होगा जो हाईली सिक्योर्ड होंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि हैकर्स जो है वो इंटेंशनली डैमेज नहीं करता, उससे भी वो भी आपके पासवर्ड तो लेता है, आपके बिना बताए, आपको पता नहीं हो, लेकिन हाँ कुछ जानकारी उसे निकालनी हो, ये ऑब्वियस ये ऑफिशियली हायर किए जाते हैं बहुत से। और स्पेशली मैं ये कहूँ तो गवर्नमेंट जॉब में भी इनको जगह दी जाती है। लेकिन क्रैकर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली आपको डैमेज कर रहे होते हैं, आपको आपकी चोरी कर रहे होते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पर देखो क्रैकर्स कौन है, वाइल द क्रैकर्स में बी समवन हु अनएथिकली एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन, वो करता है आपके हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड मिसयूजेस इट फॉर हिज हर एडवांटेज, जो भी हो वो अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा होता है और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, जबकि हैकर आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ऐसी सिचुएशन होती है कि उसको वो काम करना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर, किस तरह के कंप्यूटर को हम क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा यहाँ ऐड कर दिया है, क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ तो ऑब्वियसली वो जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वही होते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इट इफ़ डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना वीडियो में, अगर आप फर्स्ट टाइम एक दिन में अगर आप फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर को ओपन करते हो तो उसे हम कोल्ड बूट कहते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ करनी है ना तो सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो नहीं होगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The amount of vertical space between lines of the text in a document is called line spacing. यानी जैसे ये आप देख रहे हो, मैंने यहाँ जो लिखा है, ये लाइन के बीच का जो स्पेसिंग है ये वर्टिकली जा रहा है। जैसे यहाँ आपको ज़्यादा स्पेस इनके बीच का, ये वाले स्पेस को आप मत चेक करना, ये तो क्वेश्चन के एंड होने के बाद का स्पेस है, बट ये कॉल्डर इसके बीच का जो बारीक सा जो लाइन आपको दिख रहा है ना, जैसे इन दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, ऊपर वाले बीच जो मैंने दिखाया, दिस वन, एक बार मैं फिर क्लियर करूँ, सॉरी, दिस वन, ये जो है ये लाइन का डिफरेंस, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जा रही हूँ, तो दो लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो टॉप टू बॉटम जो आ रहा है, दैट इज़ वर्टिकल लाइन डिफरेंस, जिसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल, वो क्या है आपका, नन न्यूमेरिक डेटा का एग्जाम्पल यहाँ मैंने देने के लिए कहा है। तो सिंपली नन न्यूमेरिक का मतलब ही होगा जिसमें नंबर नहीं हो। नन न्यूमेरिक का सिंपल सा मतलब यही है कि जिसमें नंबर नहीं हो। तो सिंपली जिसमें नंबर नहीं हो, तो जैसे यहाँ पर मैंने दिया है कि एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हो। तो जैसे किसी का एड्रेस वो नंबर में नहीं हो, हालांकि बोल सकते हो कि एड्रेस के अंदर तो नंबर होता है, ऑफ कोर्स नंबर हो सकता है कि भाई रोड नंबर 10, रोड नंबर 6, कुछ भी हो सकता है, या किसी के घर के एड्रेस में वो नंबर होता है, लेकिन उसके स्टार्टिंग चीज़ में वो चीज़ नहीं होता, तो उसको हम नन न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। इसको मैं ऐसे भी एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ पे दोनों चीज़ मैंने डाला है, न्यूमेरिक एज वेल एज नन न्यूमेरिक। तो दोनों को बताने के लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। जब आप शॉर्टिंग कर रहे होते हो एक्सेल में, वर्ड्स में, तो जैसे आपने कुछ टेबल बनाया है और शॉर्टिंग कर रहे हो, तो सेलेक्ट करते हो आप, और सेलेक्ट अगर आपका फर्स्ट कॉलम किसी न्यूमेरिक डेटा से शुरू हो रहा है, जैसे आपने रोल नंबर सामने लिख रखा है 1 2 3 4, उसको आपने सेलेक्ट किया शॉर्टिंग के लिए, तो जब आपका जो ड्रॉप डाउन बॉक्स निकलेगा और उसमें शॉर्टिंग ऑप्शन पे जब आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंपली असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सिंपली नंबर में ही आपको ये दिख रहा होता है। लेकिन अगर आपका पहला कॉलम ही अगर किसी कैरेक्टर का है, जैसे किसी का नाम है, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ किरण, मिरन, हिरन, कुछ भी ऐसे, तो उसको अगर आप सेलेक्ट करते हो और शॉर्ट करने जाते हो ना, तो वहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑप्शन ही नहीं आएगा, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सिंपली वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप A to Z या Z to A करना चाहते हो। तो यही चीज़ यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि न्यूमेरिक डेटा और नॉन न्यूमेरिक डेटा है क्या। तो सिंपली नॉन न्यूमेरिक डेटा जब भी आप बोलते हो, तो उसमें जैसे किसी पर्सन का जेंडर, जैसे मेल हो या फीमेल, इसमें कुछ नंबर आपको नहीं, हाँ उसके बाद नंबर आप कुछ किसी भी मेल नंबर 1, किसी जो है कोई लिस्ट बना रहे हो या कुछ भी, तो बट वो स्टार्टिंग जो है आपका वो सिंपली नॉन न्यूमेरिक डेटा ही होगा। जैसे किसी का मैरिटल स्टेटस लिखना है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, उसके बाद आप लिख सकते हो कि वो मैरिड है 5 साल से, अनमैरिड अनमैरिड ही है अभी तक। तो वो इस तरीके से उसके बाद आप नंबर ऐड कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली अगर आप नॉन न्यूमेरिक डेटा का मतलब है कि उसमें डिजिट नहीं है, और तो और अगर जैसे 1 2 भी अगर ONE 1 TWO 2 लिख रहे हो, तो भी वो नॉन न्यूमेरिक डेटा ही यहाँ कंसिडर कर रहा है। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है न्यूमेरिक डेटा। जैसे मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, न्यूमेरिक डेटा का मतलब ही जिसमें नंबर हो। तो सिंपली एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिकल डेटा वुड बी नंबर ऑफ पीपल। यस, यू कैन ऑल्सो पुट डेटा इन असेंडिंग, जो कि लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट, या फिर डिसेंडिंग ग्रेटेस्ट टू लोएस्ट हो सकता है। सिंपल सा मतलब है ओनली न्यूमेरिकल इफ द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म, यानी आपको उसी को हम कह रहे हैं, सॉरी डियर, इट्स माय टेक्निकल मिस्टेक डियर, दिस वन आई वेंट ओवर, दिस वन, ये मैं आपको यहाँ बता रही थी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम है क्या। तो सिंपली वो सारी चीज़ जो द कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मशीन, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बोला था फेरिस्फेरल डिवाइस, दैट मीन कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड जितने भी चीज़ होते हैं, CPU, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, वो फेरिस्फेरल डिवाइस कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बोला है एम्बेडेड सिस्टम, दैट मीन्स कि वो चीज़ जो जिससे एक्चुअली कंप्यूटर वर्केबल है। तो कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर
सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मशीन। और यहाँ पर जो मैंने कंप्यूटर डाला है ना, तो आप यहाँ डाल सकते हो हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पेज ऑफ वेब साइट इज टर्म्ड एज होम पेज। पहले पेज पे जाओगे तो होम पेज कहलाता है, और इस तरह से यानी फर्स्ट फ्रंट जो किसी भी वेब साइट को आप ओपन करते हो तो होम पेज आप उसे कहते हो। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द अपीयरेंस ऑफ द ऑफ टाइप कैरेक्टर्स, यानी एक्चुअली कौन कौन सी वो चीज़ है जो कि आपके कैरेक्टर्स जो भी आप लिखते हो उसका अपीयरेंस बताता है। तो फॉर्मेट है उसका अपीयरेंस, दैट मीन वो दिखता कैसे है, दिखता कैसे है दैट मीन उसको आप फॉर्मेट करते हो ना, वहाँ आप चुनते हो ना बहुत सारे फॉर्मेट में ऑप्शन में जाकर कि उसके साइज़ को क्या करना है, या फिर कौन सा जो है फॉर्मेट आप चुन रहे हो, किस तरह का आपको कैरेक्टर्स दिखने में चाहिए, तो वो सारी चीज़। Your next question is when a file is saved for the first time, it must be given a name to identify it। जब आप फाइल सेव करते हो तो सिंपली फर्स्ट टाइम आपको कोई नाम देना पड़ता है, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि फाइल को जब आप सेव करते हो तो उसमें कुछ एक्सटेंशन जब जाता है, डॉट के बाद जो होता है वो उसका एक्सटेंशन होता है, और वो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन दिया है वो आइडेंटिफिकेशन भी मान लो कि एक ही फाइल के एक ही चीज़ के अंदर, सपोज करो आपने HTML के अंदर कोई फाइल बनाया, आपने 10 फाइल बना ली, तो 10 बनाए 20 बनाए या जितना भी बनाए, तो उसके अंदर HTML के अंदर जितनी भी फाइल बनेगी उसके उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा .html तो वो ले ही लेगा। लेकिन उससे पहले मान लो कि आपने अलग अलग चीज़ की फाइल बनाई है तो वो आइडेंटिफिकेशन तो होगा सब, डॉट के बाद तो सब में सेम होगा जो भी HTML में बन रहा होगा, लेकिन उससे पहले वाला भी जो है वो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ही तो होता है कि भाई HTML में 10 फाइल है, 10 को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इस फाइल में मैंने अपना ये डॉक्यूमेंट रखा था या इसे बनाया था। तो इस तरीके से वो किसी भी फाइल का जो नेम होता है आप डालते हो उसे सेव करने के लिए। सेव डायलॉग बॉक्स जब आपके पास आता है, या सेव एज, तो उसमें सिंपली उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ही डालते हो। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर्स यूजेस देम। कहाँ पर जो ये डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर होता है जहाँ से प्रोसेसर इसको इस्तेमाल कर लेता है, तो सिंपली वो मेन मेमोरी में होता है, जो कि इंक्लूड करता है रैम एंड प्राइमरी मेमोरी। यानी कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड प्राइमरी स्टोरेज। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट। इसमें मैंने दो ऐड कर दिया है एक साथ ही, आप देख लेना। डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज डेटा, ये आप ध्यान रखना। रॉ हम किसको बोलते हैं, तो डेटा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इन्फॉर्मेशन एक निकल जाती है। ठीक है। उसको जो है वो प्रोसेस डेटा होता है जो यूज़फुल होता है आपके लिए। यहाँ मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ जो नॉर्मली मैं बताती हूँ। सपोज दैट कि आपको मार्क्स मिल गए अपने हर सब्जेक्ट्स के, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, जितने भी हैं सबके मिल गए, तो सभी स्टूडेंट्स को मिल गए, तो वो अभी रिजल्ट नहीं बना। अगर आप सभी स्टूडेंट को मिल गए हैं लेकिन आपको पता थोड़ी चल जाता है कि आपने कितना सभी कितना, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि रिजल्ट बनाते हैं, पुट करते हैं सारे स्टूडेंट्स के डेटा को हम पुट करते हैं, और पुट करते हैं करने के बाद जो हमारे पास आता है वो एक रिजल्ट के फॉर्म में, तो वो एक प्रोसेस डेटा हो जाता है, वो एक परफेक्ट होता है आपके लिए यूज़फुल। आपके पेरेंट्स उसे देखते हैं, आप देखते हो, आपके टीचर्स देखते हैं और बताते हैं कि आपने अच्छा किया या ख़राब किया, तो वो एक इंफॉर्मेशन की शक्ल ले लेता है। बना वो ऑफ कोर्स आपकी उन्हीं नंबरों से जो आपको मिला था, जो लेकिन बाद में वो प्रोसेस डेटा बनकर सामने आया, और वो प्रोसेस डेटा ऐसा था कि पता चल गया कि स्कूल या क्लास के जो 50 बच्चे हैं उनमें से कौन टॉप है कौन नहीं है, तो वो सारी डिटेल जानकारी आपको मिल जाती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी, रोम। जैसे मैंने बोला कि मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी दे चुकी हूँ और अभी भी डाल रही हूँ। तो ये इसको यूज़फुल क्या बनाता है, यानी रोम को कौन सा चीज़ है, क्यों हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं, तो रोम हालांकि दोनों इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि रैम इम्पॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन रोम को यूज़फुल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंपली जो है नॉट वोलाटाइल मैंने यहाँ डाला है, जिसको आपको मैंने पढ़ाया नन वोलाटाइल। ये नन वोलाटाइल है और नन वोलाटाइल का मतलब ये होता है जो कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के चले जाने के बाद, ऑफ हो जाने के बाद भी इसमें ये जो है आपका, ये आपके डेटा को प्रिजर्व रखता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do you call the program that are used to find out possible faults and their causes? That is डायग्नोस्ड सॉफ्टवेयर। यानी वो कौन सा प्रोग्राम है या उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं जो कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको फाइंड आउट करने का काम करता है, डायग्नोस्ट करता है। जब भी इसका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, कभी कभी हम कनेक्ट नहीं हो पाते इंटरनेट से, तो कई बार हमें अपने पीसी में ये कनेक्शंस को यूज़ करने के लिए डायग्नोज हम करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो वो एक्चुअली डायग्नोज सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को जो है डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ मैंने एक का एग्जाम्पल दिया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लासिफाइड एज द लो लेवल लैंग्वेजेस? तो ऑब्वियसली यहाँ मैंने असेंबली लैंग्वेज को दिया है कि वो असेंबली यानी असेंबल करके बनाया गया है। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था। बहुत सी मतलब असेंबल करके जब एक लैंग्वेज हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो लो लेवल लैंग्वेज कंसीडर की जाती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ओरेकल? हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा था पहले, अभी इसका अभी भी है इस्तेमाल, ऐसा नहीं है कि नहीं है। द ओरेकल है क्या? तो ये इसका मैंने यहाँ ज़्यादातर तो ओरेकल ही आप कंसीडर करते हो, ये भी लैंग्वेज है। और ये सिंपली ओक रिज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड लॉजिकल इंजन इसका फुल फॉर्म है, जो मैंने ब्रैकेट में यहाँ दिया है। और इसके बाद ये जो एन अर्ली कंप्यूटर बिल्ट बाय ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, ये जो शुरुआती दौर में ये बनाया गया था ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा, जो कि बेस किया गया था आईएएस आर्किटेक्चर को। अब आईएएस आर्किटेक्चर मैं यहाँ दे रही हूँ आपको, पर ये आईएएस आर्किटेक्चर को बेस करके बनाया था और डेवलप करने वाले थे जॉन वॉन न्यूमैन। ऑलमोस्ट इसमें मैंने 3 को ऐड कर दिया है कि ये है क्या। तो ये सिंपली एक जो है सॉफ्टवेयर है जो कि ओकरेज ने बनाया था, और बनाने वाले जो थे उन्होंने इसमें आईएएस आर्किटेक्चर को यूज़ किया था, और बनाने वाले जॉन वॉन न्यूमैन थे। अब ये आईएएस आर्किटेक्चर है क्या? तो सिंपली, व्हाट इज आईएएस आर्किटेक्चर इन कंप्यूटर? आईएएस आर्किटेक्चर जो है वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसको अंडरलाइन आप यहाँ कर लेना, मैं तो कर ही रही हूँ, टू बी बिल्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी। ये जो है बनाया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के द्वारा, जो कि यहाँ पर आईएएस है का फुल फॉर्म भी इसे आप कंसिडर करो। और कहाँ बना था आईएएस? तो ये बना था प्रिंसटन, ये प्लेस है, एंड जो न्यू जर्सी का एक प्लेस है प्रिंसटन, यहाँ पे ये बना था। एंड इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द वॉन न्यूमन मशीन ऑल्सो, क्योंकि वॉन न्यूमन ने इसका इस्तेमाल करके जो है ओरेकल में इस्तेमाल किया था। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does DMA stands for? That is direct memory access। अब ये है क्या, थोड़ा सा मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप एक बार देख लेना। ये जो DMA है, ये फीचर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है दैट अलाउज सर्टेन हार्डवेयर सॉरी सब सिस्टम टू एक्सेस मेन सिस्टम्स मेमोरी। सिंपली यहाँ पर ये डीएमए जो है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, बट ये जो एक्सेस करता है डायरेक्ट मेमोरीज को, ये एक फीचर खास है जो कि कुछ खास किस्म के हार्डवेयर ही ये कर सकते हैं, सर्टेन हार्डवेयर सिस्टम। और जो आपके मेन सिस्टम में होते हैं, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, सीपीयू में इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन ये खुद उससे एक्सेस कर लेते हैं, और ये खास किस्म के हार्डवेयर्स होते हैं जो कि आपकी मेमोरीज को जो है डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स सीपीयू के ऊपर बेस ये नहीं होते, ये इनके पास अपनी कैपेसिटी होती है और ये इजीली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं।
योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप एल्गोरिथम? ये मैंने आपको पहले भी दिया है, इनफैक्ट आपने क्लास 6 में इसको पढ़ा है। दैट इज 1604 में इन्होंने एक नेपियर जो है जॉन नेपियर ने इसको डेवलप किया था, इस एल्गोरिथम को। ये जॉन नेपियर जो थे वो स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने इस एल्गोरिथम को 1614 में ही निकाला था। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल सी रोम यूजली कैन स्टोर अप टू सी रोम जो है वो 680 MB तक स्टोर कर सकता है डेटा। व्हाट इज MIS? ये एक्चुअली मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चीज़ है कंप्यूटर में। तो ये सिंपली है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये फुल फॉर्म मैं दे रही हूँ यहाँ पे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजर्स। तो आप इसको यही आंसर भी पुट कर सकते हो कि मिस क्या है, तो ये मैनेजर के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला है, एंड फुल फॉर्म ऑफ मिस इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके डियर, बस आज के लिए इतना ही। चलो बाय, थैंक्स, हैव अ नाइस डे डियर।